My channel Supply Chain Knowledge. Today's topic is solving inventory problems. इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती हैं क्योंकि हर एक कंपनी को अपने इन्वेंट्री लेवल्स बना के रखने पड़ते हैं टू मीट दी सर्विस लेवल्स ऑफ कस्टमर। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी तरह अपनी इन्वेंट्री एनालाइज करें क्योंकि ज़्यादा इन्वेंट्री लेवल्स मैनेज करने से हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती है और हमारी मिसलेनियस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, जिसकी वजह से कंपनी के फाइनेंशियल्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो उसके लिए एनालिसिस टूल्स हैं, बहुत सिंपल हैं एक्सेल पे, जो हर एक इंडिविजुअल को सप्लाई चेन में मालूम होने चाहिए। बेसिकली इसमें हम लोग EOQ डिस्कस करेंगे। EOQ बेसिकली ये होता है कि हमें कितनी क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी हम ऑर्डर करें जिससे हमारी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम रहे। सेटअप कॉस्ट हमारी होती है बेसिकली, इससे अदर नेम फॉर दी ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसको सेटअप कॉस्ट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी पैरामीटर्स होते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैरामीटर्स होते हैं, इसलिए हम इसको सेटअप कॉस्ट बोलते हैं। होल्डिंग कॉस्ट के अंदर भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट की मैंने डिटेल में इन्वेंट्री चैप्टर 4 में अपना डिस्कशन किया है, वो आप जाके एक बार चेक कर लें। तो होल्डिंग कॉस्ट के भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, और आपके इंटरेस्ट होते हैं, टैक्सेस इसमें बहुत सारे लगते हैं, स्टोरिंग कॉस्ट लगती है, हैंडलिंग कॉस्ट लगती है, बहुत सारी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती हैं। लीड टाइम बेसिकली ये होता है कि अगर हमने किसी ऑर्डर को सप्लायर को कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो वो हमें कब वो हमारे पास रिसीव हो रहा है, तो उसका रिप्लेसमेंट कब है, तो ये बेसिकली लीड टाइम बताता है नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। इसमें हम लोग और ये भी चेक करेंगे सप्लायर में ऑर्डरिंग डिसीजंस हमारे क्या रहे हैं, जिससे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिनिमम रहे और होल्डिंग कॉस्ट लेवल्स भी मिनिमम रहे और इन्वेंट्री लेवल्स हमारे मीट करते रहें सर्विस लेवल्स को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए मैं आपका इंस्ट्रक्टर अर्चित, हम लोग कोर्स में डाइव इन करते हैं और डिटेल्स में इन सबको एक बार जानते हैं। देखिए मैं प्री डिफाइन थोड़े ये बता रखे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट EOQ जैसे मैंने बताया है, ये हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है जो हमारी मिनिमम कॉस्ट पे डिसाइड करें हमारी। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि ये सेटअप कॉस्ट जो मैंने आपको बताई थी, दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। फ्लो रेट इज़ बेसिकली नथिंग, इट इज़ जस्ट एनुअल डिमांड जो हमारी कितनी है वो 1800 है। आइटम कॉस्ट जो हमारी है पर आइटम इज़ 45। इन्वेंट्री परसेंटेज इज़ 20%, विच इज़ ये एक परसेंटेज इन्वेंट्री, टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि 20% तक हम इन्वेंट्री मेंटेन करके रखेंगे। और कोई भी कंपनी में आप जाएंगे उसके फाइनेंशियल्स में, तो होल्डिंग कॉस्ट जो होती है इन्वेंट्री की वो ज़्यादातर 5 to 20% होती है। अगर 20% से ज़्यादा जा रही है तो इससे ट्रिगर फॉर यू कि आप जाएं एक बार और अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से चेक करें कि क्या प्रॉब्लम्स है और आपकी कहाँ ऑर्डरिंग में या रिप्लेसमेंट में कहाँ दिक्कत आ रही है, तो आप उसको रेक्टिफाई करें। चलिए होल्डिंग कॉस्ट पढ़ लेते हैं। तो होल्डिंग कॉस्ट हम यहाँ सीधा कैलकुलेट करेंगे। हमने 20% होल्ड कर रखा है, हमारी एक आइटम की कॉस्ट इतनी है, तो हमारी एक आइटम की 20% के हिसाब से होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी 9 रुपीज़। अब EOQ कैलकुलेट कर देते हैं। EOQ का फार्मूला मैंने यहाँ बता रखा है आपको। EOQ का फार्मूला में हम लोग की टोटल इज a स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्रॉस सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, देन फ्लो रेट एनुअल डिमांड एंड डिवाइड बाई दी होल्डिंग कॉस्ट। तो स्क्वायर रूट, राइट हियर स्क्वायर रूट function, and then we will apply 2 cross setup cost will be your 120 multiplied by flow rate and divided by your holding cost. So this is this, yes, so this will be your holding EOQ which you have to maintain, and this amount of quantity is to be, so sorry, this will not be a accounting terms, this will be your general. Okay, so this have to be maintained. Again we will see one time that what we have done. Okay, then this, sorry, this will be closed one time. Sorry, there's some formatting is to be done. Right, now it is done. Yeah, now it is coming right. So it is 219. So 219 quantity you have to maintain. This is the minimum quantity which you need to order अगर आपको अपनी सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल रखनी है। यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ है कि हमने जो भी EOQ कैलकुलेट किया है, हमने लीड टाइम कंसीडर नहीं किया है, ज़ीरो कंसीडर किया है। दैट मीन्स अगर मैं आज कोई ऑर्डर करता हूँ तो मेरे पास आज ही रिसीव हो जाएगा। इसका लीड टाइम मैंने अभी ये लिया है, इसको आगे हम लीड टाइम का इफेक्ट EOQ में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा चार्ट के हिसाब से बता देता हूँ। देखिए इसमें सिंपली सी बात है, जब मैंने ऑर्डर किया तो मेरा रिफ्रेश हो गया, तुरंत ही ऑर्डर मीट हो गया, तो मैंने लीड टाइम उसी टाइम पे ही कैलकुलेट कर लिया है। लीड टाइम इसमें मैंने कंसीडर नहीं किया है।
जब आगे चलेंगे तो लीड टाइम का इफेक्ट भी पड़ेंगे इसमें। चलिए, अब हम लोगों ने EOQ कैलकुलेट कर दिया। अब हम लोग को ये देखना है ऑर्डर्स पर ईयर कैलकुलेट करने, जिससे हमें पता लग जाए हमारे टोटल ऑर्डर्स कितने होते हैं, जिसके हिसाब से हम ऑर्डर भी मिनिमाइज कर पाएँ, उसके हिसाब से होल्डिंग कॉस्ट भी स्टडी करें। तो हमारे यहाँ पर डिमांड पर ईयर इज सेम, एनुअल डिमांड जो मैंने बताया था इज सेम एज फ्लो रेट। ऑर्डर्स पर ईयर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ऑर्डर्स पर ईयर मेरी टोटल जितनी भी मेरी EOQ है वो डिवाइड कर दूंगा मैं अपनी ऑर्डरिंग में, कि इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, यस। तो अराउंड मेरे 8 पर ऑर्डर्स मैं पूरे साल भर में करता हूँ टू मीट दी क्वांटिटी, जिसमें 2 मंथ्स मैंने लिया है। अब डेज बिटवीन दी ऑर्डर्स इज बेसिकली कि मैं कितने दिनों बाद ऑर्डर करूँ, तो इसमें सिंपल सा है 365 डिवाइड बाई जो भी मेरा पर ईयर ऑर्डर्स होंगे। तो मुझे अराउंड 44 डेज में ऑर्डर अपना प्लेस करना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग ये डेज आ जाते हैं। अब चलिए हम लोग अब लीड टाइम को कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए आज अगर मैं ऑर्डर अपना प्लेस करता हूँ तो मेरा लीड टाइम 3 दिन का है, कि अगर आज मैं 1 तारीख पे हूँ और मैंने ऑर्डर किया अपना प्लेस किया है आज, तो मेरे पास 4 तारीख तक आ जाएगा, लीड टाइम कंसीडर करते हुए 3 डेज का। तो इसमें मैं रिप्लेसमेंट लेवल अपने पास कितनी इन्वेंट्री होल्ड रखूं जिससे ये मैं मीट कर पाऊं कि हाँ भाई मेरे 3 दिन का लीड टाइम है, तो उसमें मेरी इन्वेंट्री यहाँ शॉर्टेज ना हो और मैं सर्विस लेवल भी बना के रखूँ और कस्टमर को राइट चीज़ देता भी रहूँ। तो इन्वेंट जो इसमें रिप्लेसमेंट लेवल्स आएंगे वो सिंपल सी बात है कि रिप्लेसमेंट मेरे 3 डेज पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं पर डे का डिमांड कैलकुलेट करूँगा। तो उससे पर डे से निकालने में सबसे अच्छा मेरा जितना भी फ्लो रेट है, और या तो आप डिमांड ले लीजिए डिवाइडेड बाई जो भी मेरा उसका रिक्वायरमेंट आ रहा है कि मैं पर डे कितना करूँगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा मेरा 365। ये मेरी आ गई पर डे डिमांड, और इसको मैं इनटू कर दूंगा से। तो ये मेरी क्वांटिटी वो बता देगा जितनी मुझे होल्ड करके रखनी है, जिससे मैं 3 दिन की लीड टाइम मेंटेन करा पाऊँ। तो ये 14 डेज़ की इन्वेंट्री है, अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज़ की इन्वेंट्री है जो मुझे होल्ड करके उस प्रोडक्ट की रखनी पड़ेगी, जिससे मैं उसको रिप्लेस करा पाऊँ। दीज आर वेरी बेसिक प्रॉब्लम्स इन ऑपरेशंस, लेकिन अगर आप इन पे काम नहीं करेंगे तो आप एक आगे डिमांड प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। चलिए, हमने डिमांड पर ईयर देख लिया, रिप्लेसमेंट्स देख लिए, ऑर्डर पर ईयर देख लिया, और लीड टाइम के हिसाब से हम कितना मेंटेन करें वो भी हमने देख लिया। अब एक डिसीजन मेकिंग ये आती है कि भाई चलो हमने अपना रिप्लेसमेंट लेवल ले लिया 15 दिन का, और हमने अपना EOQ फाइनल कर लिया कि 219 क्वांटिटी हम मेंटेन करके रखेंगे जब हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम आएगी। लेकिन अगर आप कहीं भी OEMs में जाएं या किसी भी सप्लायर से नेगोशिएट करते हैं तो हमेशा लॉट साइज पे करते हैं, इधर मल्टीपल ऑफ 30 मल्टीपल ऑफ 60। तो वो डिसीजन मेकिंग होती है कि हम कौन सा मल्टीपल डिसाइड करें सप्लायर के साथ जिससे हमारा मिनिमम कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट आए। तो वो डिसीजन मेकिंग हम यहाँ करेंगे। मान लीजिए हमने 30 के मल्टीपल में डिसाइड कर रखा है, तो इसको हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे पहले निकाल लेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट वुड बी माई, एंड लेट फ्रीज इट बाई F4 and divide by the quantity 30 into my ordering cost. So ordering cost would be your setup cost, so that is again fixed. So let's move further. What is happening? Oh no, yeah, it is taking somewhere. Yes. So it is doing fine, but this is not dollars. This is rupees. So I'll go to rupees and I'll set it to rupees. Okay. सिमिलरली टू फाइंड दी होल्डिंग कॉस्ट जो हमारी होती है वो हमेशा हाफ होती है। अगर मान लीजिए मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 15 दिन में, तो वो रिप्लेस करके 15 दिन बाद आएगा, ठीक है। तो हाफ इन्वेंट्री होल्डिंग में अगर रखता हूँ तो 0.05 0.5 इंटू जितनी भी मैंने होल्ड करी है, ये जितनी मुझे मतलब 15 डेज का अगर मुझे लॉट बना के रखना है, तो और इसमें मैं करा दूंगा मल्टीप्लाई बाई योर holding cost, which is F9, that is freezed. So this is 135. Okay, now this would be same like this is in rupees. Yes. Now total, we'll just do the sum.
देखिए अब यहाँ पर जो मिनिमम कॉस्ट मेरी अगर मैं सब पे ले रहा हूँ तो मेरी वो अराउंड ये आ रही है, जिसको मैंने हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से। लेकिन देखिए ये जो कॉस्ट आ रही है इसमें हमारी क्वांटिटी है 210 की। इस मल्टीपल में हम ऑर्डरिंग करा सकते हैं, लेकिन आप देखिए केवल 7 रुपये का डिफरेंस है। अगर मैं 240 पे जा रहा हूँ तो मैं अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और अलग डिसीजन लेके भी, देखिए मैं 219 अपनी क्वांटिटी फ्रीज की थी, ये मेरी 210 और 240 के बीच में है। तो एज अ कॉशियस डिसीजन आई विल गो टू 240 मल्टीपल क्वांटिटी, बिकॉज आई विल रिसीव मोर क्वांटिटी। यहाँ से मेरे मोर बिन आएंगे, जो मेरी थोड़ी वैनिंग कॉस्ट होती है, जो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, उस पर फ़र्क हो सकता है। प्लस मैं थोड़ी इन्वेंट्री भी बिल्टअप एज ए कॉशन कर सकता हूँ। तो मैं डिसीजन ये लूँगा कि मैं 240 पे चला जाऊँ और इसको मैं फ्रीज कर लूँगा कि हाँ भाई ये दिस विल बी माई सप्लायर डिसीजन कि मैं 240 उससे मीट कराऊंगा। तो देखिए यही सर डिसीजंस होते हैं जब आपको एक रियल टाइम ऑपरेशंस मैनेज करना है, तो आपको ये एक्सेल बेस्ड आना चाहिए। दिस इज़ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, बट द इम्पैक्ट ऑफ दीज कैलकुलेशंस ऑन योर इन्वेंट्री लेवल्स आर वेरी हाई। तो इनको अगर आप ढंग से मेंटेन करेंगे बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे आप मैंने 3 लीड टाइम यहाँ पर ले रखा है, तो आप सोच रहे होंगे डेज बिटवीन ऑर्डर्स को क्यों इफेक्ट भी करेगा, या करेगा, ज़रूर करेगा, लेकिन केवल जो मेरा पहला ऑर्डर होगा उसको ये इफेक्ट करेगा। तो पहले में ये 44 माइनस 3 हो जाएगा, अराउंड 41.43 पे हम लोग ऑर्डर जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर ये इसी ऑर्डर सीक्वेंस को मेंटेन करता रहेगा। तो ये बहुत देखने वाली बात है कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट तब, होल्डिंग कॉस्ट तब कम होती है जब हम मैक्सिमम ऑर्डर इन्वेंट्री बढ़ाते हैं। इससे आपको एक चीज़ एनालिसिस और पता लगे, जैसे हमें क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट कम होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। प्लस जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि हम इसमें क्वांटिटी डिस्काउंट्स ले सकते हैं सप्लायर से, और भी बहुत सारी स्कीम्स लगा सकते हैं। तो हाउ टू डू दी ट्रेड ऑफ बिटवीन दी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट कंसिडरिंग दी पैरामीटर्स ऑफ दी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड दी होल्डिंग कॉस्ट विल, मतलब आप बहुत अच्छा डिसीजन इससे ले सकते हैं अपने इन्वेंट्री लेवल्स पे और अपनी कॉस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। थैंक यू। मेरे ख्याल से मैंने आपको इसमें डिटेल में बता दिया है। इसके आगे भी बहुत सारी डिसीजन मेकिंग होते हैं। अगर हम क्वांटिटी डिस्काउंट टीम देते हैं सप्लायर्स को, तो उसमें हम लोग कौन से क्वांटिटी पे कितना सप्लायर को डिस्काउंट दें जिससे हम मीट करा पाएँ, वो भी मैं आगे चैप्टर्स में बताऊंगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देता रहूँ। थैंक यू। Welcome to the world of supply chain. So much to learn and learn to implement. We have industrial examples and courses specially designed for freshers, experienced and students. We have a lot of exciting topics like analytical tools, lean manufacturing, blockchain, integrated logistics, sourcing, technologies, warehouse management, automation, transport solutions, Six Sigma, demand planning, business strategy, purchasing, and inventory analytics. So let's begin the journey with your instructor, Archit. And please do like and subscribe to the channel for further quality contents. Thank you.